हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको आरसीसी में बीम में पढ़ाऊंगा कि कितना मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है, कितना मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इसमें लेते हैं, किस तरह से जो है बीम को अपन डिजाइन करने वाले हैं। तो मैंने बीम में, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी रखेंगे स्टील्स की, मिनिमम वर्टिकल स्पेसिंग कितनी रखेंगे, तो आज मैं देख रहा हूं कि बीम के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कि भाई कम से कम कितना सरिया मैं प्रोवाइड करूं इसके अंदर। तो मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन बीम के बारे में जब मैं बात करता हूं तो ये आपसे कहता है, आरसीसी बीम की जब मैं बात कर रहा हूं कि आरसीसी में मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना लगाते थे, कहता है ए नॉट अपॉन बी डी बराबर 0.85 अपॉन सिग्मा वाई। ये कह रहा है ये इतना मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करने वाले हैं, या ये कहो कि ए नॉट 0.85 बीडी अपॉन सिग्मा वाई। इस तरह से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि बताइएगा कि मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट बीम में आप कितना लगाने वाले हैं, तो 0.85 बीडी इंटू सिग्मा वाई। बी मुझे पता ही है वेयर बी बराबर विड्थ ऑफ बीम आपका हो जाएगा, डी जो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम को रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा वाई ग्रेड ऑफ स्टील। इन सब के बारे में, ग्रेड ऑफ स्टील वगैरह के बारे में भी मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। तो ग्रेड ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करता है। ये मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट बीम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। या ये कहो कि मैं कई बार ऐसे भी दिखा देता है ए नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 बीडी अपॉन सिग्मा वाई। तो ये मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात आपकी हो जाती है। अब मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपसे कहता है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन ए बीम कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप बीम में कितना लगा सकते हो। तो ये कहता है कि ए मैक्स बराबर 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया या ग्रॉस एरिया ऑफ द बीम। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम जब भी मैं बात करता हूं ग्रॉस एरिया की या मैं बात करता हूं टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो हमेशा उसकी ओवरऑल डायमेंशंस आपकी आती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो बीम में बात करूं या स्लैब में बात करूं, अगर ग्रॉस एरिया की बात कर रहा हूं तो उसकी ओवरऑल डायमेंशंस आपकी आएगी। तो मैं देखता हूं कि कितना मेरा ये हो जाएगा। तो मैंने देखा कि ए मैक्स अगर मैं बात कर रहा हूं 4%, अगर मैं इस परसेंट को हटाना चाह रहा हूं तो डिवाइडेड बाई मैंने 100 कर दिया। ग्रॉस एरिया मैंने देखा था बीम का जो ग्रॉस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ओवरऑल डायमेंशन के बराबर होगा। मैंने देखा ओवरऑल डायमेंशन में क्या होता है, बी और डी आपका क्रॉस जो है टोटल डी आपका, तो बी इंटू क्या हो जाएगा डी। 4/100 को मैं देखूंगा तो 0.04 बी इंटू डी आपका हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे बताइएगा कि मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट में बीम के अंदर कितना डाल सकता हूं, तो डेफिनेटली आपके पास 4 आंसर्स होंगे। आंसर ए ये आपसे कहेगा 0.04 बी इंटू डी, ऑप्शन बी 0.04 बी इंटू कैपिटल डी, ऑप्शन सी वो कहेगा 0.4 या 0.4 बी इंटू डी, और ऑप्शन डी 0.004 बी इंटू डी।
तो आप ये देखेंगे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहले तो ये ध्यान नहीं रहेगा कि यार स्मॉल डी था या कैपिटल डी था, और अगर ये भी ध्यान रह गया तो फिर आप देखोगे यार एक जीरो था या एक भी नहीं था या क्या। तो आपको सीधा याद होना चाहिए कि 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया लेते हैं, 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया 4/100 इंटू बी इंटू डी कर लो, जो भी आपका निकल के आएगा 0.04 बी इंटू डी आपका निकल कर आ जाएगा। तो मैंने देखा कि बीम में मिनिमम और मैक्सिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता रहता है, तो ये आप यहां पर इसको डेफिनेटली जो है मेंशन कर लेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट अपन कितना प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आगे आपसे बात कर रहा था कि जब मैं बीम डिजाइन में मैं देख रहा हूं कि मैंने बीम को देखा, कल भी मेरी बात हुई थी कि ये कोई एक बीम है जिस पर जब मैंने लोड लगाया था, इसके ऊपर जब मैंने लोड लगाया था तो ये डिफ्लेक्ट हो गई थी। इस तरह से मैंने देख लिया था, कल में अपनी बातें हुई थी इसके रिगार्डिंग, मतलब पिछले वाले लेक्चर में मेरी बात हुई थी। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो बीम है इसका अगर मैं इधर बढ़ाता हूं क्रॉस सेक्शन, तो ऊपर वाला जो है कंप्रेशन जोन था, नीचे वाला जो है टेंशन जोन था। तो आप ये देखते हैं कि ऊपर वाला जो जोन है जिसमें कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, नीचे वाला जो जोन है जिसमें आपके सरियापन लगाए थे टेंसाइल जोन आ रहा था, टेंसाइल। जब मैं देख रहा हूं कि इस बीम में दो अलग अलग नेचर के फोर्सेज आपके लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कंप्रेसिव तो दबाता है और टेंशन क्या है आपका खींचता है, दो अलग अलग डिफरेंट नेचर के फोर्सेज अगर लगे हुए हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि -1 से मुझे +2 की तरफ जाना है, या मैं कहूं -4 से मुझे +1 की तरफ जा रहा है, तो हर हाल में -1 से अगर +2 की तरफ जाओगे तो जीरो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आया होगा, चाहे -1 से +2 चले जाओ, चाहे -1 से +1 आप चले जाओ। तो इसमें भी जब दो अलग अलग नेचर के फोर्सेज आपके लग रहे होंगे तो कोई एक एक्सिस में इस तरह की रही होगी जिसे आप न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब यह है कि ना इस पे टेंसाइल फोर्स लगा होगा और ना ही इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा होगा, तो वो अक्ष उदासीन है ना, वो अक्ष जिस पर ना टेंशन फोर्स होगा ना कंप्रेसिव फोर्स होगा, न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहलाएगी, न्यूट्रल एक्सिस मतलब उदासीन अक्ष आपकी कहलाती है। इससे ऊपर का जोन जो है कंप्रेसिव जोन है, इससे नीचे का जोन आपका टेंसाइल जोन है। तो यहां जब मैंने देखा कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर वाला जो है कंप्रेसिव फोर्स वाला कंप्रेशन जोन हो गया, और नीचे वाला जो है टेंसाइल जोन हो गया। ये कंफर्म है कि ऊपर कंप्रेशन जोन में जो कंक्रीट है वो कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्ट करेगी, नीचे टेंशन जोन में जो स्टील है वो टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने वाला है। तो आप ये देख रहे हैं नीचे की जो कंक्रीट है वो कोई टेंशन, वैसे तो टेंशन मैं फिर बोल रहा हूं कि लेती है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं सारा जो फोर्स है वो सरिये के द्वारा रजिस्ट कराना है। मैं जब लिमिट स्टेट तीनों मेथड्स की आगे बातें करूंगा तो मैं देखता हूं कि उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि सारा के सारा जो फोर्स है वो टेंशन जो है स्टील के द्वारा रजिस्ट कराना जाना है। अब कंप्रेसिव जो फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स की जो वैल्यू है सी से रिप्रेजेंट करूंगा 0.36 सिग्मा सी के बी इंटू एक्स। टेंसाइल फोर्स की जो वैल्यू है T बराबर 0.87 सिग्मा वाई AST मैं लेकर चलता हूं, जिनमें वे आर सिग्मा सी के जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी, जिसे मैं सिग्मा सी के भी बोल सकता हूं, एम भी बोल सकता हूं, एफ सी के भी मैं बोल सकता हूं। बी विड्थ ऑफ बीम आपकी होगी, विड्थ ऑफ बीम को रिप्रेजेंट करती है,
और x जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है कि x जो है आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। x बराबर जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम आउटर ऑफ कंप्रेशन जोन या आउटर टू कंप्रेशन जोन या कंप्रेशन फाइबर्स। तो यहां मैंने जो टेंशन फोर्स देखा था 0.87 सिग्मा वाई AST, इसमें सिग्मा वाई बोल लो या FE बोल लो या FY बोल लो, ये ग्रेड ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करता है और AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने ये देखा कि जब मैं आगे देखूंगा, मैंने कहा कि कंप्रेशन फोर्स में 0.37 सिग्मा सी के बी इंटू एक्स लेता हूं, या मैंने कहा टेंसाइल फोर्स 0.27 सिग्मा वाई AST लेता हूं, ये वैल्यूज कहां से आई? बेसिकली अपन ज्यादातर जब करते हैं अपन देख लेते, ठीक है C बराबर 0.36 सिग्मा सी के बी इंटू एक्स ले लिया, मैं T बराबर 0.27 सिग्मा AST ले लिया, कि ये वैल्यूज निकल कर कहां से आई? तो अगर इनको मैं देखता हूं कि 0.87 सिग्मा वाई AST कहां से आया या 0.36 सिग्मा सी के बी इंटू एक्स कहां से आया, तो इनके बारे में जब मैं डिस्कस करता हूं तो डिजाइन ऑफ बीम करते समय IS 456 2000 ने मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टीज दिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मैं बात करता हूं फॉर स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो 1.15 लिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं फॉर कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया जाता है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील कितना लेते हैं या फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट आपका कितना लेते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि मेंबर आप चूंकि आरसीसी का डिजाइन कर रहे हैं, आरसीसी में दोनों चीजें आपकी लग रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं दोनों के फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग लिए गए हैं। स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 लिया गया है, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.50 लिया गया है। ऐसा क्यों? आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई दोनों के फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए जाते हैं, वो कहेगा इक्वल डिफरेंट या किसका तो क्यों किया गया? जबकि आप तो सोचोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि यार दोनों के फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सेम आने चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे स्टील जो है आपका फैक्ट्रीज में बनता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, आपके हर स्टेज पर उसकी स्ट्रेंथ चेक होती है। जबकि कंक्रीट जो है वो आपका साइट पे बनता है, मैनुअल्स बनता है, उतनी क्वालिटी कंट्रोल्स नहीं होती है जितनी क्वालिटी स्टील में आपकी होती है। इसलिए कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखा जाता है और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि मैं अगर मान लो आपसे ये कहता हूं कि भाई कंक्रीट अगर कोई फोर्स 100 रजिस्ट कर रहा है तो मैं कहूंगा नहीं 100 नहीं, 100 में 1.5 का भाग दीजिए। वो कहता है लगभग जो भी आएगा 66.66, तो वो 100 नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं मैं 66 पर ही फेल कर दूंगा इसको, या मेरा मेंबर 66 पर ही फेल हो जाएगा। उसी के रिगार्डिंग अगर मैं स्टील में देखता हूं, ये कहता है कि अगर 100 फोर्स रजिस्ट हो रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 1.15। ये कहता है लगभग 87 के आसपास आएगा, जो भी आएगा पॉइंट जो है आपका 87 आ गया, तो ये कह रहा है 87 पर फेल हो जाएगा। तो आपने देखा कि सेम फोर्सेज में ले रहा हूं, लेकिन कंक्रीट को मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का भाग देकर 66 पर ही फेल मान लिया, स्टील में मैंने 1.15 का भाग देके मैंने कहा 87 तक। उसका रीजन यही है कि स्टील की जो आपके पास ग्रेड निकल गया है कि लगभग उसी ग्रेड की आपको स्टील मिलने वाली है, इसलिए जो 100 रजिस्ट कर रही थी उसको मैं मानता तो सकता हूं कि 87 तक ये ले लेगी, 87 पर मतलब मैं उसको फेल मान लेता हूं। और जो कंक्रीट 100 मैं मान रहा था कि 100 ये ले सकते हैं, उसको मैं 66 पर ही फेल मान लेता हूं, क्योंकि यहां जो क्वालिटी उतनी अच्छी मेंटेन नहीं होती है, तो मैं थोड़ा सा जो है
कम लेकर चलता हूं कि नहीं 100 नहीं 66 पर ही वो फेल हो जाएगी। तो अपन ने ये देखा कि स्टील के लिए जब मैं टेंसाइल फोर्स की बात कर रहा था, टेंसाइल फोर्स टेंशन जोन में टेंसाइल फोर्स की बात कर रहा था, तो टेंसाइल फोर्स आपका कितना निकल के आएगा। फोर्स क्या होता है यहाँ, डिजाइन स्ट्रेस, किसकी बात करूंगा मैं, डिजाइन स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो डिजाइन स्ट्रेस हमेशा कैसे निकल के आती है, जैसे मैंने अभी आपको बात किया था कि जो डिजाइन स्ट्रेस होती है आपकी, डिजाइन स्ट्रेस जो होगी वो आपकी होती है परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है आपकी, परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। परमिसिबल स्ट्रेस में कितना लेके चल रहा था, मैंने परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा वाई लिया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 1.15 आपका हो गया था। तो आपने देखा कि सिग्मा वाई अपॉन 1.15 आपका डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा, जिसे मैं 0.87 सिग्मा वाई भी बोल सकता हूं। तो मैं इसे सिग्मा वाई अपॉन 1.15 डिजाइन स्ट्रेस हो गया इनटू एरिया ऑफ स्टील कितना है, AST आपका है। तो मैंने देखा सिग्मा वाई में 1.15 का भाग देता हूं तो 0.87 सिग्मा वाई इंटू AST आपका निकल कर आ जाता है। तो मैं यहां एक चीज और सीख गया कि भाई आपका टेंसाइल डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील कितनी होगी, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील कितनी होगी आपकी, जो यील्ड स्ट्रेस थी उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दे दिया था, FY में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 का भाग देने के बाद 0.87 सिग्मा वाई आ गया था। तो डिजाइन स्ट्रेस FD एस बोल सकता हूं, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील 0.87 सिग्मा वाई आपकी होती है। तो मैंने ये देख लिया था कि जो मेरा टेंशन जोन में जो टी फोर्स मैंने देखा था 0.87 सिग्मा वाई AST, ये कहां से निकल कर आया। ऐसे ही सेम टू सेम जो मैं देखता हूं, जो मैंने कंप्रेशन फोर्स में जो मैंने C बराबर 36 सिग्मा सी के या एफ सी के B/X लिखा था, वो वैल्यू आपकी कहां से निकल कर आई। तो मैं थोड़ा सा, मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं और दोबारा तो अपन ने देखा कि ये जो मेरी बीम थी, ये जो मेरी बीम है, इसके अंदर जो कंप्रेशन मेरा है, अगर मैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखता हूं, स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट देखता हूं, तो मुझे 3 डायग्राम IS 456 2000 में आपको स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट नजर आते हैं। किस तरह के डायग्राम्स आपके होंगे, ये आपसे कहता है इस तरह का आपको, आप कोड में देखेंगे 456 में तो आपको इस तरह के डायग्राम्स नजर आते हैं। मतलब ये जब इसके ऊपर लोड लगाऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता जाता हूं तो धीरे धीरे ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है और 0.0020 स्ट्रेन तक ये जो डायग्राम है वो पैराबोलिक चलता है और उसके बाद ये जो है 0.0035 पर जाकर ये फेल हो जाता है। तो मैंने ये देखा कि जब मैं आगे पढ़ने वाला हूं, जब मैं डिजाइन ऑफ बीम करता हूं तो मेरे से ये भी पूछता है कि आपका बताइए मुझे कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन अंडर बेंडिंग या
कहो कि फ्लेक्सुरल मेंबर्स कौन से हैं, जो अंडर बेंडिंग फेल होते हैं। फ्लेक्सुरल मेंबर्स में या वो आपसे एक बीम में मैक्सिमम स्ट्रेन आपकी कितनी डेवलप होती है, तो आप ये कहोगे कि 0.0035 आपकी डेवलप होती है। अब आप ये कहोगे सर ये 3 डायग्राम्स किस चीज के बने हुए हैं। देखो, मैंने जब किसी कंक्रीट का एक क्यूब बनाया, एक क्यूब को जब मैंने बनाया तो वो आपका लैब में जो स्ट्रेंथ है, लेबोरेटरी स्ट्रेंथ जो है, वो मान लो मैंने कहा FCK आई आपकी। ये FCK आपका किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लैब में जो इस क्यूब की स्ट्रेंथ होगी, लेबोरेटरी जो स्ट्रेंथ होगी, लेबोरेटरी स्ट्रेंथ जो होगी वो उसको रिप्रेजेंट करती है क्यूब की। अब मैंने देखा कि जब मैं लैब में कोई क्यूब बना रहा हूं तो क्यूब का साइज तो भाई बहुत छोटा था, 15 बाई 15 बाई 15 का एक क्यूब बनाया मैंने। बहुत अच्छे से उसको जो है उसकी क्यूरिंग कर दी, बहुत अच्छे से मैंने उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में मैं ऊपर और नीचे प्लेट लगाकर उसको प्रॉपरली कन्फाइन करके मैंने उसकी स्ट्रेंथ ले ली। अब मैं मान के चल रहा हूं कि उसकी स्ट्रेंथ मान लो मैंने कहा कि X आ गई, या मैं कहता हूं कि उसकी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन भाई कंक्रीट तो आपको फील्ड में करना है ना, तो क्या लैब की स्ट्रेंथ के बराबर आपकी उस कंक्रीट की फील्ड में स्ट्रेंथ आ जाएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? एक तो लैब में आपने बहुत छोटा क्यूब बनाया था, उसकी स्ट्रेंथ चेक करते समय आपने जो है प्रॉपर जो है आपके ऊपर नीचे प्लेट्स लगा दी थी, इसलिए लोड्स बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं फील्ड में बात करता हूं तो फील्ड में मैंने देखा कि लार्ज अमाउंट में कॉन्क्रीटिंग होती है। जब ज्यादा मात्रा में कॉन्क्रीटिंग हो रही है तो जितना लेबोरेटरी में अपन उसकी स्ट्रेंथ पे कंट्रोल कर पाए थे उतनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं हो पाती है, इसलिए कभी भी जो है लैब के बराबर स्ट्रेंथ आपकी नहीं आती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जितनी लैब में स्ट्रेंथ आएगी उसका 0.67 FCK, मतलब 67% ही उसका स्ट्रेंथ आएगी। तो ये 0.67 FCK वाला जो ग्राफ है ये फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये फील्ड में इतनी इसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट की आपकी निकल कर आ जाएगी। अब चूंकि अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल या फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए भी मैं, क्योंकि ये इतना स्ट्रेंथ ले रहा है तो मैं ये इससे 67 मान लो ये 100 ले रहा था तो मैं इसको 67 पे फेल मान रहा हूं। अब 67 थोड़ी लगाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको और लेना है। तो आप ये देखते हो कि 0.67 FCK को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे 1.5 से, या मैं यहां पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये मेरा जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करता है कि भाई डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपका कितनी होने वाली, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपका कितनी होगी उसे ये रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इस ग्राफ से देख लिया कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेरा कितने आने वाली है, FD बराबर ये आपका जो आ गई थी 0.67 FCK अपॉन पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, तो 0.446 सिग्मा CK। आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताइए मुझे कितना होता है, तो 0.446 FCK होता है। मैं यहां से अभी 3-4 चीजें मैंने यहां सीख लिया था कि मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टीज के ऊपर मेरी बात हो गई थी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा कितने थे, स्टील के लिए मैंने देख लिया था, स्टील के लिए 1.15 था, कंक्रीट के लिए मैंने देख लिया था 1.5 आपका निकल के आया था। डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में बात हो गई थी कि डिजाइन स्ट्रेंथ आपकी कितनी है। डिजाइन स्ट्रेंथ मैंने देखा कि डिजाइन स्ट्रेंथ मेरी स्टील के लिए कितनी थी, स्टील के लिए मेरी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो आपका 0.87 FY निकल के आ गया था। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपका कितना निकल के आ गया था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है मेरा 0.446
सिग्मा सी के, या मैं कहूं इसको लमसम 0.45 एफ सी के निकल कर आ जाता है। तो मैं यहां से क्या क्या, मेरे को 4 क्वेश्चंस यहां से समझ आ गए कि स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 होता है, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 0.87 एफवाई होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.446 एफसीके, या ये कहो कि 0.45 एफसीके आपका होता है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था कि वो आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो है परमिसिबल जो है स्ट्रेन अंडर बेंडिंग, या कहो फ्लेक्सुरल मेंबर्स, या मैं कहूं कि बीम्स के अंदर कितनी डेवलप होती है, तो 0.0035। हालांकि जब मैं लिमिट स्टेट के अजम्पशंस आपको पढ़ाऊंगा तो वहां इन सब चीजों के बारे में भी अपनी बातें होने वाली है। तो अपन ने ये देख लिया कि ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपका निकल कर आ गया। तो मैं अब इस ग्राफ को जब यहां बनाने वाला हूं तो मैंने ये देखा कि जब मैंने लोड लगाया तो मेरा जो डायग्राम है 0.002 स्ट्रेंथ तक किस तरह से चला था, आपका पैराबोलिक चला था। इस बीम में जब मैंने देखा कि मेरी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस थी, आपने देखा यहां से आपका इसमें स्ट्रेस बढ़ना चालू हुआ, तो पहले जो डायग्राम है वो आपका वो पैराबोलिक चलने वाला है। 0.002 पर जाकर ये कैसे हो जाता है, आप इसको लीनियर बोल सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, या आप इसको रेक्टेंगल उसमें बोल सकते हो। तो आपने देखा कि इस तरह से ये आपका जो है डायग्राम्स आपका बन जाएगा। तो मैं इसको अगर देखता हूं कि स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट मेरा किस तरह का है, स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट मेरा किस तरह का है आपका, मैं कह रहा हूं कि पैराबोलिक और रेक्टेंगल। पैराबोलिक कहां से कहां तक है, 0 से 0.002 स्ट्रेंथ तक आपका जो है पैराबोलिक है, और 0.002 से 0.0035 तक आपका पैराबोलिक है। तो स्ट्रेस डायग्राम ऑफ कंक्रीट आपका किस तरह का है, आपका आप बोलोगे पैराबोलिक एंड रेक्टेंगल। अब ये कहां से कहां तक पैराबोलिक है, आप या बोल सकते हो, और इसको ऐसे करके लिख सकते हो, पैराबोला अप टू 0.002 स्ट्रेन एंड रेक्टेंगल बिटवीन 0.002 to 0.0035। आप यहाँ ये कई बार 0.002 आपका, कि कई बार ये इस तरह सिंपल ये 0.002 लिख लो, या 0.0020 लिख लो, या 0.002 लिख लो, दोनों का मतलब आपका एक ही होने वाला है। जब मैं इसको देखता हूं कि ये किस तरह से आपका होगा, तो इस रेक्टेंगल और इसमें, क्योंकि आपने देखा कि यहां आपकी जो स्ट्रेन है वो 0.002 आई है, यहां तो 0 थी आपकी, जैसी लोड लगाना 0.002 तक रेक्टेंगल चला था, उसके बाद ये जो है टॉप पर जो स्ट्रेन थी, अगर मैं देख रहा हूं 0.0035 थी। तो मैं देखूं कि कितना पार्ट रेक्टेंगल है, कितना पार्ट आपका पैराबोलिक है। मैंने ये देखा कि ये न्यूट्रल एक्सिस सपोज करो यहां से x डिस्टेंस पर है, तो मैं देखूंगा कि फोर्स में किस तरह से ये मैंने स्ट्रेन की उसमें रिप्रेजेंट किया। अगर मैं डिजाइन स्ट्रेस बात कर रहा हूं तो डिजाइन स्ट्रेस आप देखोगे, डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट कितने हैं, 0.446 सिग्मा सी के है। आपने देखा कि ये जो रेक्टेंगल जो पार्ट था, बेसिकली ये जो रेक्टेंगल पार्ट है ये ऊपर वाला 3/7x होगा, ये 4/7x आपका होगा। तो जब मैं इसको निकाल के देखता हूं कि फोर्स कितना आएगा, फोर्स कंप्रेशन फोर्स आपका कितना आएगा, तो कंप्रेशन फोर्स जो है C बराबर रेक्टेंगल का एरिया इंटू स्ट्रेस डिजाइन। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, मैं देख रहा हूं कि वेट इंटू ये, आप ये देखोगे ये वाला पोर्शन बी इंटू 3/7x गुणा, ये तो एरिया हो गया। फोर्स कैसे निकल के आता है, एरिया इंटू स्ट्रेस निकल के आता है, एरिया इंटू स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेस कितनी है 0.446 सिग्मा सी के प्लस
नीचे वाला एरिया ये कैसा पार्ट है आपका, पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्या होता है आपका, मैं यहां करके प्लस करके लिख रहा हूं 2/3। बेस आपका किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, इंटू एक्स 4/7x इंटू डिजाइन स्ट्रेस 0.446 सिग्मा सी के। तो आप ये देखोगे कि वही आपका एरिया इंटू स्ट्रेस जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करके सम करके देखोगे तो सी बराबर ये 0.36 सिग्मा सी के बी इंटू एक्स आपका निकल कर आ जाता है। तो आज अपन ने सीखा कि किस तरह से डिजाइन स्ट्रेसेज आपकी कितनी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके कितने होते हैं, कंप्रेशन फोर्स आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टेंशन फोर्स आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये सारे जो आपको जो है डीपली मेरी जो बुक है बेसिक्स ऑफ सिविल जो है हैंडबुक, उसमें सब चीजें दे रखी है। मैं आपको कहूंगा कि आप वो बुक खरीद ले एक बार, ताकि जब मैं आपको ऑनलाइन क्लासें पढ़ा रहा हूं तो आप बुक से साथ साथ देखते रहें, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ सके। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल सके। थैंक यू।